सर जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना ओले ओले, ये लड़कियों ने आपको देख के कभी गाया कि नहीं? ऐसा कहीं आप गए हो तो सडनली बोले यार जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना ओले ओले, ऐसा हुआ कि नहीं? मैं लव स्टोरी पे जाना चाहता हूँ क्योंकि आपका बहुत किस्से रहे होंगे नहीं, लाइफ मेरे के। किस्से तो रहे होंगे, मगर होता क्या है मैं अपना बता देता हूँ। जो अमूमन मेरे साथ ही नहीं, हर आर्टिस्ट के साथ होता है। जब हम लोग स्टेज पे होते हैं तो जो हमारे लवर्स, मतलब लवर्स का मतलब ऐसा नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो हमारे चाहने वाली ऑडियंस होती है वो हमसे कम से कम 100 फीट दूर होती है जहाँ हम स्टेज पे होते हैं। अब वो इतनी दूर से हमें देख के सराहती हैं, तालियां बजाते हैं, सीटियां मारती हैं, या कुछ भी हम में होते हैं तो कोई फूल हार फेंक देते हैं। तो हम लोगों की मोहब्बत, हमारी लाइकिंग दूर की होती है। ये बात अलग है कि भाई अभी किसी की लाइकिंग अगर ज़्यादा आपके कुछ रिलेशन में निकल जाते हैं कभी कभी, कि जैसे अभी शो में कोई आया हुआ हमारे पहचान वाला, उसने किसी ने पूछ लिया कि जी आप दिलीप सिंह जी के जानते, नंबर दे दीजिए, तो वो जो ताल्लुकात बनते हैं अलग बात है। बट देखिए, जहाँ तक मेरा ये मानना है कि लाइकिंग एक इबादत है, प्यार एक पूजा होती है। अगर आप अपने चाहने वालों को एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं और उसकी चाहत को रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं तो उस चाहत के अंदर इजाफा होगा, वो काफ़ी दूर तक चल सकती है बनिस्बत उसमें कहीं ऐसी कोई बात या ऐसी कोई हरकत ना हो जाए कि अगला सोचे यार मैं तो ये समझ के इनको इज्जत करता था, ये क्या निकले। तो हमारे साथ क्या होता है कि हमारी एक लिमिट मोहब्बत होती है, क्योंकि हम हीरो तो है नहीं कि पेड़ के पीछे गाना गा रहे हैं कहीं पीछे पक गए। तो हमारे म्यूजिक डायरेक्टरों का एक लिमिटेड मोहब्बत होती है, लिमिटेड प्यार होता है। हाँ, जो आदमी संगीत से प्यार करता है वो सबसे प्यार करता है। तो आई रिस्पेक्ट एवरीबडी। सर जब आप कभी घर पे बैठे थे, स्टार तो थे ही आप, सारे ओले ओले आ गए, बहुत सारे गाने आ गए थे आपके, तो कभी ऐसा हुआ कि आप घर पे बैठे डोर खोला तो कोई लड़की खड़ी है फूल लेके, बोले नहीं मुझे आपसे मिलना ही है, बस मैं आपसे प्यार करती हूँ, ऐसा कुछ हुआ एक्साइटमेंट ऐसा लाइफ में कभी? नहीं, देखिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, ये बात, आपका सवाल सुनने में बड़ा अच्छा लगता है पर ऐसा होता नहीं हम लोगों के साथ। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बता दिया कि फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर की एक सर्टन दायरा होता है, और हमें ज़्यादातर के प्यार करने वाले या हमें चाहने वाली जो लड़कियां या लड़के होंगे वो सिंगर होगा या राइटर होगा, मगर उनके अंदर भी एक मर्यादा होती है, क्योंकि वो अपनी मर्यादा को तोड़ के हमसे प्यार नहीं कर सकते। ये तो बात की बात है कि जब आप उनसे मिलते हो फिर आपका क्या रेपो बनता है आपस में। बट पहली मर्तबा अगर कोई सिंगर हो या कोई राइटर हो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, तो इमीडिएटली आके प्यार का इजहार नहीं हो सकता। हाँ, ये ज़रूर बोलेंगे कि मैं फ़ैन हूँ, मैं आपका मतलब आपके लिए रात दिन आपके लिए प्रे करता हूँ, वो बात अलग है। तो उसमें हम लोगों को ये महसूस कर लेना चाहिए कि भाई हर आदमी की एक एम्बिशंस है, मतलब आगे आने के लिए, और वो आपको प्यार करते हैं कि मतलब आपको इसलिए प्यार करते हैं कि आपके साथ काम करना चाहते हैं। रही बात जैसे तुम बोलते हो, तो वैसे तो क्या होता है, मैं एक बात बताना चाहूँगा, मेरी ज़िंदगी ऐसा नहीं जैसे तुम बार बार पूछना चाहते हो कि प्यार हुआ कि नहीं। प्यार बहुत हुआ मेरे को, बिना प्यार के तो गाना होता ही नहीं है। मैं बता दूं, मेरी ज़िंदगी में पहली लड़की आई थी आशा करके, और ये क्योंकि हम तो कभी स्कूल देखी ही नहीं हम लोगों ने, तो क्योंकि हमारे ज़माने में स्कूलें तो थी, मगर जब हम लोग बम्बई आ गए तो लोग पूछते थे कि भाई कोई लिखते हैं ना पेपर में कि भाई आप कुछ लिखाओ, तो अभी असलियत तो लिखाते नहीं थे। मैं बोला ये असलियत लिखोगे या नकली? बोले एक काम करो, तो शक्ल से तो नॉन मैट्रिक लगते हो। मैं बोला वो क्या होता है? बोले नॉन मैट्रिक लिख लो। तो मैं बोले फ़ायदे वाला है? बोले बिल्कुल फ़ायदे वाला है, आप कहीं रुकोगे नहीं। मैं बोला 12वीं 13वीं लिख दूँ? तो बोले उसमें फंस जाओगे, क्योंकि लोग फिर पढ़ना और लिखना मांगेंगे। नॉन मैट्रिक में क्या होता है, सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं, भले आप तीसरी पढ़े हो, चौथी पढ़े हो, 5वीं पढ़े हो, चाहे इंग्लिश आए या ना आए। तो मैंने ये भी पकड़ लिया है कि पूंछ पकड़ ली बंदर वाली, कहीं इसको पकड़ लो नॉन में। कोई भी पूछे कहाँ तक पढ़े हो जी, नॉन मैट्रिक। अब आगे थोड़ी सर्टिफिकेट कोई देखेगा। तो उस दौर में एक लड़की को हमने इश्क कर लिए थे। अब वो भी एक तरफ आता है, वो थोड़ी कि हमको मालूम है कि मैं उसको चाहूँ तो वो मुझे भी चाहे। हो गया था, उसका नाम था आशा। तो उसके नाम से फिर एक गाना मैंने बनाया था, कल मैंने खुली आँख से एक सपना देखा, भोला प्यारा चांद सा एक मुखड़ा देखा, है वो लाखों में एक हसीना जिसने मेरा दिल है छीना, कहते हैं सब उसको प्यार से आशा, आशा आई लव यू। तो आप यकीन मानिए, गाना मैंने कंपोज किया आई थिंक 71 71 72 के वक्त में, 1900, और ये रिकॉर्ड होता है 93 94 में।
फिल्म थी जीना मरना तेरे संग, फिर ये गाना उसमें आया। अब उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि एक गाना कैसे बनता है। एक लड़की आई मेरे पास, और जैसे आपने कहा ना कि लड़कियां आती है कि हम प्यार करते हैं वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं कहा वो, मगर वो काम के प्रति आई हमारे पास। तो आने के बाद में बैठी ऐसे सामने, तो अभी जैसे आपकी तो लटें इधर है, कुछ लोगों की लटें इधर आती थी। अच्छा। अमूमन कुछ लड़कियों की एक आदत होती है कि लटें यूँ डाल के रखती आधी, और बैठ कर यूँ बैठेंगी, और फिर जब आप बोलोगे क्या नाम है आपका जी, फिर लटा जाए, तो वो बार बार यूँ लट गिरा है, फिर यूँ करे, फिर लट गिरा है। तो मैं उस वक्त के रविशंकर जी के साथ, के रविशंकर जी हमारे डायरेक्टर है साउथ के, उनके साथ बैठा हुआ सेटिंग कर रहा था, और वो बाजू में बैठी हुई। तो बेसिकली मैं आपको बताया था मैं डांस मास्टर, तो मैं उसकी हरकतों को देख के मेरे उंगलियां बाजे पे चलने लगी। तो मैंने उस वक्त एक मुखड़ा बनाया, होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह हो शाम। फिर तो क्या अभी नाम उसका नहीं ले सकते, जानम आई लव यू यू लव मी। तो मैंने गाना उसको सुनाया लिया, उसको मुंह पे बोला। मैं बोला देखिए पहली तुम लड़कियों को जिसको देख के मेरे अंदर से गाना आया। तो रविशंकर जी बोले यार मैं तो विश्वास नहीं, हम कोई उल्लू हैं। मैं बोला नहीं सर, आप स्टार हो हमारे। उसकी जो अदाएँ थी उसने अपने आप ही अंदर से गाना निकलवाया। तो ये कभी कभी हमारे साथ होता है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि एक संगीतकार को सबसे पहले इंस्पायर जो चीज़ें करती है, जैसे कि कई लोग, जैसे शायर को अगर आप सोचोगे तो एकांत में समुद्र पे चला जाए तो कुछ सोचता है, वैसे ही म्यूज़िक डायरेक्टर को क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया 6-7 सिचुएशन है, उसी में खेलना है। तो उसको खुश मिजाज रहना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके लिए इसलिए कि खुश मिजाज के लिए नहीं कि कहीं उधर भागो या उधर भागो, अपने आप में रहो, अपने में लीन रहो। जैसे मैं अभी एक एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ कि गाना बनता कैसे। मैं एक फिल्म कर रहा था मेहरबान। तो मेहरबान फिल्म के अंदर क्या हुआ कि मिथुन चक्रवर्ती, आयशा जुल्का हीरो हीरोइन, के रविशंकर डायरेक्टर, और टीना फिल्म इनका बैनर। तो पहली रात की सुहागरात यानी उनकी शादी के में लेडी संगीत होता है, बोल गोरी बोलो जरा इतनी सी बात, चूड़ियाँ खनकती है क्यों सारी रात। वो लेडी संगीत हुआ, गाना खत्म हुआ, सुहागरात खत्म हुई। सुबह इन द मॉर्निंग नेक्स्ट शॉट में हीरो अपना कुछ काम कर रहा है, हीरोइन उसके से मिलने जाती है, वहाँ मिलने जाती है, वहाँ एक गाना हो जाता है। तो मैं रवि जी से बोला, मैं बोला यार रवि अभी गाना गया है और मुश्किल से तेरे कोई शॉट भी चेंज नहीं हुआ, पहला शॉट और सेकंड शॉट थर्ड शॉट में तू ले रहा है, तो मतलब कोई 3 मिनट का या 4 मिनट का भी गैप नहीं, मुश्किल से 5-7 सेकंड का 10 सेकंड का गैप है। अचानक गाने पे गाना आएगा तो पब्लिक उड़ जाएगी। बोले नहीं सर ये मेरी टर्निंग पॉइंट है। तो हमने भी उनके साथ बैठ के सीखा टर्निंग पॉइंट में। बोला टर्निंग पॉइंट क्या होता है? बोले यहाँ से मेरी कहानी चेंज होती है, क्योंकि ये गाने के बाद ये लड़की मरने वाली है। तो मैं बोला यार पहले मार दे देना, गाने गवाने के बजाय पहले मार दे। बोलते हंसने लगा। बोला नहीं सर ऐसा नहीं होता, क्योंकि गाने से इनके रोमांस का, जो पति पत्नी का जो पवित्र रिश्ता है, जो एक वादे होते हैं, क्योंकि पहले तो आपने बता दिया कि भाई सुहागरात हो गई, सुहागरात में कोई वादे नहीं होते हैं। अब वो नेक्स्ट डे वो वादा करते ही अचानक इसकी मृत्यु हो गई, तो ये आदमी के दिल से कभी ज़िंदगी में वो निकलेगी नहीं, क्योंकि उसके ख्यालों में वो रहेगा। मैं बोला बात तो तुम्हारी सही है। तो मैंने उससे पूछा यार अगर इस सिचुएशन पे कोई पुराना गाना अगर तुम डालते, फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के, शंकर जयकिशन नौशाद साहब को, तो उसने बोला यार एक गाना दिलीप सेन मेरी सिचुएशन में फिट बैठता है, वो था झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन हो, ऐसा सुंदर, जैसा ये गाना था जीवन मृत्यु का। तो मैंने बोला ठीक है। मेरे राइटर थी रानी मलिक, बाजू में बैठी हुई थी। तो बोला सर आई वांट दिस, इस टाइप का गाना चाहिए। बोला ठीक है ये तो बन जाएगा। उसके रवि गाया तो मैं फिर उसको बोला रानी मलिक को, मैं बोला रानी जी साउथ इंडियन है, इसको सितारे, झिलमिल, आंगन, तारे, ये शब्द, इस शब्द के कुछ सोचो तो फिर अपन इसका ऑपरेशन करते हैं। तो उसने बोला मेरे पास एक मुखड़ा ले लो। तो मैं बोला क्या है? तो वो मुखड़ा उसका ये था, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते
तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते, कहीं दूर परियों की नगरी में चलकर मोहब्बत का एक आशियाना बनाते, अगर आसमां। ये गाना एकदम चिपक गया और सोनू निगम जी ने गाया भी बहुत अच्छा। तो इस तरीके से गाने बनते हैं, सिचुएशन बनती है। तो जहाँ तक रोमांस की बात हो, तो अगर मैं रोमांटिक नहीं हूँ तो कैसे चलेगा ये? नाज मैडम कुछ सवाल करना चाहती है सर से? जी बिल्कुल, पूछिए। सर जो आज के न्यू सिंगर्स है और बहुत सारे सिंगर्स है जो आपका नाम लेने से पहले भी अपने कान को हाथ लगाते हैं, आपको अपना गुरुजी मानते हैं, तो आपके अपने गुरुजी कौन है जिनसे आपने मौसीकी की बारीकियों को सीखा है, जाना है? देखिए, इंसान का गुरु तो हर पल होता है। जिस क्षण आप आगे चल रहे हो तो वो भी आपका गुरु है, आपका आत्मज्ञान। मेरे परिवार, मेरा बहुत बड़ा परिवार, संगीत का ही परिवार रहा है, मैंने जैसे बताया आपको। अब आप आ जाइए कि एक तो वो गुरु होता है, पहले गुरु तो आपकी माँ हो गई जिसने आपको बोलना सिखाया, चलना सिखाया, जो भी। ये कोई फॉर्मेलिटी वाली भाषा नहीं, ये हकीकत है कि दुनिया में सबसे पहले माँ ही बच्चे की गुरु होती है। जब आप कुछ विद्या सीखने जाते हो तो गुरु स्कूल वाला होता है। जैसे संगीत की विद्या में मेरा परिवार, मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई साहब जमाल सेन जी, मेरे पिताजी, बड़े भाई साहब शंभू सेन जी, फिर मदन सेन जी, क्योंकि मैंने बताया ना मेरा घराना ही है ये संगीत का, तो वो रहा। मगर जो मैंने आपको बताया कि फिल्म में म्यूज़िक कैसा होना चाहिए, जो 6 सिचुएशन हैं, उन 6 सिचुएशनों को कैसे निभाना चाहिए, उसके गुरु आप कह सकते हो कि आप किन से इंस्पायर होते हो। वैसे तो देखिए, इंडस्ट्री में जितने लोगों ने काम किया है, शंकर जयकिशन, नौशाद साहब, खयाम साहब, ओपी नैयर साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर.डी. बर्मन, एस.डी. बर्मन, मदन मोहन जी, कल्याण जी आनंद जी, तो मैं इनको संगीतकार कम और एक स्कूल मानता हूँ। स्कूल इसलिए मानता हूँ क्योंकि देखिए, हर एक का अलग स्टाइल रहा है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अलग, शंकर जयकिशन अलग, आर.डी. बर्मन अलग, तो मदन मोहन जी अलग है, नौशाद साहब अलग है, ओपी नैयर साहब अलग। जब आप इनको सुनेंगे तो ये सब अलग अलग आपको नज़र आएंगे। तो मैं जब ये भीड़ में आया तो मैंने सोचा यार हमको भी एक नज़र अलग अंदाज आना चाहिए कि ये दिलीप सेन, समीर सेन है, तो कैसे आएगा दिलीप सेन, समीर सेन अलग कैसे लगेंगे, क्योंकि गाने तो रोमांटिक सभी बनाते हैं। तो मैं ये आपको बता दूं कि ये भाषा मैं अपने मुंह से तो क्या कहूँ कि हम लोग बेस्ट टू बेस्ट है, मगर हमारे भी जो जिनको हम गुरु मानते हैं, तो किसी मिड डे वाले ने पेपर, जो मिड डे पेपर आता है हमारे यहाँ मुंबई में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का इंटरव्यू ले रहे थे। और उस वक्त 90 के दशक में हम 3 लोग हुआ करते थे, दिलीप सेन, समीर सेन, नदीम श्रवण और आनंद मिलिंद। 3 लोग हुआ इसलिए नहीं करते थे कि बाकी म्यूजिक डायरेक्टर नहीं थे तो सभी, मगर वर्किंग में हम 3 लोग ज़्यादा थे, क्योंकि गुलशन कुमार जी की फैक्ट्री में हम लोग सब काम कर रहे थे। तो एक लाइन से दिलीप सेन, समीर सेन, नदीम श्रवण, आनंद मिलिंद, ये आपको सुनाई ज़्यादा देते थे, क्योंकि जो बड़े संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, आर.डी. बर्मन जी, ये इनके महीने 2 महीने में रिकॉर्डिंग होती थी। हमारी रोज़ इसलिए हो जाती थी क्योंकि हमको किसी के लिए करते नहीं थे, हम गुलशन जी के लिए काम करते थे। तो 90 के दशक में हम लोगों के पास काफ़ी काम हुआ करता था। तो फिल्म का जो गुरु होता है, जो आइडियल होता है, तो मेरी नज़र में बाकी सब अपनी अपनी स्टाइल है। तो हमने अपनी स्टाइल क्या बनाई, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा तीनों लड़के जो आए हैं अच्छा काम कर रहे हैं, बट दिलीप सेन, समीर सेन का एक अलग स्टाइल है। बोले वो क्या? बोले जो वो कोरस यूज़ करते हैं, वो बोले अभी तक हम लोगों ने भी यूज़ नहीं किया। और ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, मैं अपने आप की बड़ाई नहीं करके कह सकता हूँ, जो कोरस हम लोगों ने यूज़ किया है, हमारा कोरस हो और हमारा गाना हो बराबर लेवल में रहता है। अब जैसे बरसात में तक दिना दिन इतना ही गाया, हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम, बरसात में तक दिना दिन इतना ही था। मगर जब आप मेरा गाना सुनेंगे कोई, गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा, तक दिनक दिन दिन तिन्ना दिन तक दिनक दिन दिन तिन्ना, सजना वे मेरी नींद उड़ा के ले जा, तक दिनक दिन दिन तिन्ना दिन तक दिनक दिन। फिर जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले, ओले 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 ओले, हम 2 प्रेमी छत के ऊपर, गली गली में शोर शोर शोर, अरा ओरे। तो ये जो शब्द है हम लोगों के, अब ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये प्लस पॉइंट हमारा क्यों रहा, क्योंकि मैं बेसिकली डांस मास्टर हूँ। अब मैं जो आप लोगों को बातें बताने जाने वाला हूँ, मेरे ख्याल से जितने संगीतकार आज के हैं
उनके तो वो ऊपर से जाएगी बातें, क्योंकि मुझे मालूम है उनको मालूम ही नहीं होगा, और जो मालूम नहीं है तो मुझे मालूम है, क्योंकि सिखाई नहीं उन्होंने म्यूज़िक, तो कहाँ से उनको मालूम होगा कि जो हम लोग गाना करते हैं। जैसे मैं डांस मास्टर था तो उस हिसाब से मैंने इनसे किया, मगर मैंने जो आइडियल अपने संगीत का माना वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन, इनका जो ऑर्केस्ट्रा होता है वो परफेक्ट होता है, कि जो फिल्म की रिक्वायरमेंट होती है ना, जो गाना चल रहा है सिचुएशन में, उस सिचुएशन का एक ऑर्केस्ट्रा होता था, और वही ऑर्केस्ट्रा था, तो हम लोग अमूमन वही कोशिश की। अब मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूँ, जो कि मेरे ख्याल से उसके बाद में आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि उसके बाद में कुछ पूछने लायक नहीं रहता। कि आपको मैं बता दूं, पहली बात तो ये बता दूं कि संगीत जो है वो पूरी दुनिया में सिर्फ हिंदुस्तान में ही पैदा हुआ है। अब हमारे हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से हमारे 4 ग्रंथ है, सामवेद, यजुर्वेद जो है, तो उनमें जो सामवेद में सबसे प्रथम जो जिक्र है वो संगीत का ही है। तो दुनिया की जो पैदा हुई है वो संगीत से ही हुई है। खैर मैं उस सब्जेक्ट पे नहीं जाता हूँ, मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि ये रैप सॉन्ग हो रहा है तो ये फलाने ने गाया, या पश्चिम का, या किसी का, कहीं का कोई नहीं है। सारी जितनी चीज़ें पैदा होती है यहीं हुई है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ, मैं डांस मास्टर हूँ इसलिए बता सकता हूँ आपको, हमारे यहाँ छंद होते हैं और फिर श्लोक जैसे होते हैं ना, तो उसको छंद में हम लोग परिवर्तन करते हैं कि जब हम उस पर मूवमेंट करते हैं। तो जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे रैप सॉन्ग आते हैं ना, ये कौन से बादशाह है या हनी सिंह वगैरह वगैरह है, तो मैं बोलता हूँ ये टाइम पास करते हैं, इनको शब्द कुछ भी डाल दो, उसमें कुछ भी बोल सकते हो आप। तो वो जैसे ये है कि अभी आपको एक छंद में सुनाता हूँ, शिव तांडव है। अब शिव तांडव कैसा है? जटा कटा है संबर में बरमन्नलिम पनिर्जरी विलोल विचवल्लरी विराजमान धगत 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 वल्ललाट पट्ट पाव के किशोर चंद्र से करे रति प्रतीक्षित, ये एक छंद हो गया। अब आ जाइए कि रैप सॉन्ग कैसे बने। अब ये गत है हम लोगों की एक छंद है कि हनुमंत की लपेट दल अंगूर की झपेट दल दुष्ट को दपेट चरपेट चाकलना न बजे न कच रस दत होत कटाकट गिरी सैन फटाफट फटी फटी पारे कभी को किल लकार किले जो हो जिल लकार पड़ी बेड़ भी लकार कटे राके सरिता तहतेज को कुमार करी को बेसुमा वीर लखन कुमार झुकी जारी गिरावा प्यारे सीताराम को उजारो रघुवंश को अनियारो जने पे जे महाकुरु रन को रघुकुल मंडल प्रचंड बेरी धन न उमन न सुखंड न है कल को भूपतर सत को न मेलो अल बेलो न रेलो रूप चलो चलो राके सनी कर आन सकते गिरते उमंडी खल खंडी चंडी पति से घमंडी कुल खंडी दिने कर तूने मुझे देखा नहीं, मैंने तुझे देखा नहीं, चाय पी के आएंगे जो उधर उधर जाएंगे तो विस्की पिलाऊंगा, ये भी खिलाऊंगा। अब इसमें आप कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि सिवाय हिंदुस्तान के अलावा संगीत कहीं नहीं है, और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। और हमारे हिंदुस्तान में आपको संगीत में ये नहीं है कि हमारे यहाँ सिर्फ एक फिल्मी संगीत ही है। आप राजस्थान उठा लीजिए, वहाँ का एक संगीत अलग मिलेगा, गुजरात का अलग मिलेगा, महाराष्ट्र का अलग मिलेगा, बंगाल का अलग मिलेगा, पंजाब का अलग मिलेगा, साउथ का अलग मिलेगा। आप हमारे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, वहाँ के एक संगीत में एक अलग रूह है और आपको सुकून मिलता है। तो कहने का चाहे कश्मीर में चले जाइए, तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान से बड़ा कोई मुल्क नहीं है और हिंदुस्तान से बड़ा कहीं संगीत नहीं है। और एक चीज़ आज खास आपको बताने जा रहा हूँ, आप किसी भी संगीतकार को अगर ये पूछेंगे ना कि संगीतकार का मतलब क्या होता है, तो संगीत बोलते हैं एक अलग चीज़, कार होता है गायन वादन नृत्य, गाना बजाना और डांस करना। तो गायन वादन नृत्य को जब समावेश को मिक्स करते हो तो एक नाम बनता है संगीत, और वो संगीत को जब लेके चलते हो तो उसको कार बोलते हैं। तो इसलिए संगीतकार को गायन का मतलब है कि उसको गाना आना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो सिंगर हो, क्योंकि आप सिंगर को कैसे सिखाओगे। वादन में उसको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो मैं गाना बनाया इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करूँ मैं। तो हर इंस्ट्रूमेंट की एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक साउंड होता है कि किस लेवल पे उसको आप रिकॉर्ड करोगे। जैसे अभी आप कैमरामैन साहब को बोला है, तो कैमरामैन साहब मेरे को रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, मगर इनको एक मालूम है कि ये आदमी इधर बैठा है तो उसको किस फ्रीक्वेंसी में लाइट मारनी है। ये मेरे मुँह पर भी डायरेक्ट मार सकते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इस आदमी को इतनी दूर लाइट रहेगी। तो ये चीज़ इंस्ट्रूमेंटों की। नृत्य का ये होना चाहिए कि कटिंग। अब जैसे मेरा गाना गोरी चोरी चोरी कहाँ जाए बता तेरा टाका बीड़ा हमको है पता कैसे आँख लड़ी कैसे बातें बड़ी कैसे छुआ तुझे कुछ हुआ हमको ना बनाना रे हमसे ना छुपाना रे गोरी चोरी चोरी मेरा दिल गया मेरी नींद गई मेरा चैन गया कब। तो ये जो स्टाइल होता है, तो इसमें आप जब अगर डांस का अगर थोड़ा भी आपको मालूम होगा तो आपको
रिदम का पता चलेगा। और आप कभी भी हमारा म्यूज़िक सुनेंगे, यानी दिलीप सेन, समीर सेन का, अभी मेरे पोते का भी अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं, जिसका भी गाना काफ़ी हिट हुआ है, बाला ओ बाला शैतान का साला, या उससे पहले तुमने मारी एंट्री यार दिल में, तो हमारा म्यूज़िक जो होता है रिदम प्रधान होता है। प्लस डांस डायरेक्टर को तकलीफ़ नहीं होती कि कहाँ मैं काटूँ। तो ये कई चीज़ें ऐसी है। तो बाकी रही बात, जो लोग ये सुन रहे हैं, जितने संगीतकार लोग सुन रहे हैं या सिंगर सुन रहे हैं, मैं खास करके संगीतकारों को ये कहूँगा, भाई साहब मैं आप लोगों की खिंचाई करने नहीं आया हूँ, ये लोग ज़बरदस्ती मुझसे बुलवा रहे हैं। तो बाकी कुछ नहीं, आप सब लोग बहुत अच्छा काम करते हो, क्योंकि आप सब मेरे पोते की तरह, छोटे भाई की तरह, मेरे बेटे की तरह हो। बस अच्छा काम करो और ऐसे दुनिया में नाम करो। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।